गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। और मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, एक बार उसे देख लेते हैं। अ, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों लिखा जाता है, और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने डिस्कस किया कि बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली बिल इन एक्सचेंज है, बदले में बिल। ठीक है ना, तो डेटर्स के बदले में बिल। तो जो एसेट हमारी डेटर्स के रूप में होती है, उसके बदले में बिल्स रिसीवेबल जो है वो एसेट का काम करता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू द ड्रॉअर। कि ड्रॉअर का पहला ऑप्शन है कि ही कैन रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्या एंट्री पास होंगी उस केस में? तो ड्रॉअर के केस में जिस समय वो क्रेडिट सेल करता है तो एंट्री बनती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। इसके बाद जब वो बिल ड्रॉ करता है तो एंट्री बनती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। और मैच्योरिटी पर जब उसे पेमेंट मिलता है तो पेमेंट की एंट्री बनती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री बनती हैं अगर ड्रॉअर अपने उस बिल को मैच्योरिटी की डेट तक होल्ड करता है, तो ये 3 एंट्री बनती हैं। मैच्योरिटी कैसे निकाली जाती है? तो जितने भी नंबर ऑफ मंथ होते हैं उसमें कॉरस्पॉन्डिंग डेट ली जाती है, प्लस 3 दिन डेट ऑफ ग्रेस के ऐड किए जाते हैं। ये मैच्योरिटी डेट निकालने का तरीका है। इन केस कि अगर जो टर्म है बिल की वो मंथ में है और अगर वो डेज में है, तो ये आप मान के चलिए कि कभी भी लॉ में, क्योंकि लॉ का पॉइंट है कि मैच्योरिटी डेट कैसे निकाली जाती है, इसका अकाउंट से लेना देना नहीं है, यहाँ पे टॉपिक है तो इसलिए वो डिस्कस हो रहा है। तो 30 डेज इज नॉट इक्वल टू 1 मंथ। कभी भी अगर 30 डेज के रूप में आए कि 1 जनवरी को 30 डेज के ये बिल लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली आपको डेज गिनने हैं, ना कि आप 30 डेज को 1 मंथ माने। यानी कि अगर ये लिखा हुआ है पेपर में कि 1 जनवरी को 1 महीने का बिल है, तो कोरस्पॉन्डिंग डेट देखी जाती है 1 फरवरी प्लस 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस के जोड़े जाएंगे। और अगर 30 दिन आए तो 1 जनवरी से 30 दिन आपको गिनने हैं, उसके बाद 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस पे आपको ऐड करने हैं। इसके अलावा ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि अगर ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी पब्लिक हॉलीडे पड़ती है तो उससे पहले वाला दिन आपको लेना है। और अगर एक्सीडेंटली पब्लिक हॉलीडे पड़ता है, जो अचानक घोषित हो जाता है पब्लिक हॉलीडे, तो उसमें नेक्स्ट जो वर्किंग डे होगा वो डेट ऑफ मैच्योरिटी मानी जाएगी। जहां तक सवाल ड्रॉई की बुक्स में है एंट्रीज का, तो सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, उसके बाद बिल्स पेबल की आएगी, क्रेडिटर डेबिट टू बिल्स पेबल, और डेट ऑफ मैच्योरिटी पर, ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी पर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये एंट्री पास होने वाली है। अगर जो ड्रॉअर है, जो होल्डर है, उसे बिल को कलेक्शन के लिए भेजता है, तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि कलेक्शन के लिए भेजना कोई एक अलग से कोई इंसिडेंट, अलग से कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। केवल इतनी बात है कि वो खुद ना जाके एक बैंक को माध्यम बना रहा है, एजेंट माध्यम बना रहा है। तो इसमें भी कोई बेसिक ट्रांजैक्शन चेंज होने वाली नहीं है। जहां तक सवाल ड्रॉई की बुक का है, बिल्कुल तीनों एंट्रीज एज इट इज रहेंगी। जहां तक सवाल ड्रॉअर की बुक का है, तो वहां पर एक एंट्री बढ़ जाएगी। जिस दिन वो कलेक्शन के लिए भेजेगा तो उस दिन हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर करेंगे, और जिस दिन उसे पेमेंट मिलेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। इसके अलावा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि पूरा का पूरा जो बिल की अमाउंट है बैंक आपको देने वाला नहीं है, प्रोफेशनल आदमी है, बिजनेसमैन है, तो अपने चार्जेस वो काटेगा। और टू बीआर की जगह आ जाएगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो ये एक डिफरेंस पैदा होगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। जो भी अंतर रहेगा वो ड्रॉअर की बुक्स में होगा, ड्रॉई की बुक में ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। तीसरा केस था कि अगर बिल को डिस्काउंट करा लिया जाए बैंक से, तो मेनी टाइम बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन और बिल को डिस्काउंट करने में क्या अंतर है।
तो मैंने डिस्कस किया था बिल सेंड फॉर कलेक्शन में क्या होता है, जो आपको अमाउंट मिलती है वो मैच्योरिटी डेट पर मिलती है, क्योंकि आप बैंक को एक माध्यम के रूप में सिलेक्ट करते हैं कि आप खुद ना जाके ड्रॉई के पास, बल्कि बैंक आपके बिहाफ पर जाए और वो कलेक्ट करके लाए। लेकिन जब डिस्काउंट की बात आती है तो पेमेंट आपको डिस्काउंट वाले दिन ही मिल जाती है, और बैंक इसके लिए जो रिमेनिंग पीरियड होता है उसका इंटरेस्ट आपसे चार्ज करता है, यानी कि बिल की अमाउंट पूरा पूरा आपको नहीं देता है, बल्कि जितने समय पहले आप बैंक से चाह रहे हैं पेमेंट को, उतने पीरियड का वो इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा। तो वो एक एंट्री आपकी ड्रॉअर की बुक में बढ़ेगी। इसका कोई लेना देना ड्रॉअर की बुक से नहीं है। तो जिस दिन आप डिस्काउंट कराएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट आएगा, यानी कि कैश जो आपके पास आ रहा है, इसके अलावा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आएगा क्योंकि आपके लिए एक एक्सपेंडिचर है, और टू BR आएगा। ठीक है ना। मैच्योरिटी डेट पर फिर आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, तो मैच्योरिटी डेट पर ड्रॉअर की बुक में कोई एंट्री नहीं बनेगी। ड्रॉअर की बुक में वो 3 जो एंट्री हैं बेसिक, वही आपकी कंटिन्यू रहेंगे। एक चौथा केस था कि अगर ड्रॉअर इसे एंडोर्स कर दे इन फेवर ऑफ हिज और हर क्रेडिटर, तो यहाँ पर जिस दिन वो एंडोर्स करेगा उस दिन एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और मैच्योरिटी की डेट पर क्योंकि उसे कुछ मिलने वाला नहीं है तो नहीं एंट्री बनेगी, क्योंकि अब जो मैच्योरिटी डेट पर उसके क्रेडिटर को मिलेगा। तो जहां तक डेटर्स की बुक की बात है, ड्रॉअर की बुक की बात है, वो जो 3 फंडामेंटल एंट्रीज हैं वो सेम रहने वाली है। तो ये मैंने पिछली 2 क्लासेस में आपके सामने डिस्कस किया था, और शुरू के 4 क्वेश्चन हम लोगों ने आई थिंक डिस्कस कर लिए थे। अब बात आती है इलस्ट्रेशन नंबर 5 की, तो जल्दी से बेटा निकाल लीजिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 5 को। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 7 ये भी जो फंडामेंटल एंट्रीज हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिवाय एक छोटी मोटी एडजस्टमेंट की। वो भी क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे अंडरस्टैंड करने वाली बात है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखिएगा, ए और बी ₹8,000। बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, कई बार जल्दीबाजी में मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजिकली बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो पहले नाम आता है उसे ड्रॉअर मान लेते हैं, जो बाद में नाम आता है उसे वो ड्रॉअर मान लेते हैं। तो ध्यान से पढ़ना है कि ड्रॉअर बेसिकली क्या है, जिसे पैसा लेना है, जो माल बेचेगा, और ड्रॉअर क्या है, जिसे पैसा देना है। अब यहाँ पर इन्होंने ये एंट्री हटा दी है कि ए ने बी को माल बेचा या बी ने ए को माल बेचा, सिर्फ ये कह रखा है कि ए और बी 8,000, यानी कि जो ए है वो बी का ऋणी है 8,000 रुपए का। अब क्योंकि ए को माल ए को पैसे देने हैं, तो इसका मतलब इससे पहले जो ट्रांजेक्शन हुई होगी बी ने ए को माल बेचा होगा। तो साइकोलॉजी से बचें कि जो सीक्वेंस में पहला नाम आ रहा है, बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं उसे ड्रॉअर मान लेते हैं। तो यहाँ पर बी इज द ड्रॉअर और ए इज द ड्रॉअर। ए 8,000 रुपए का ऋणी है, यानी कि बिल अगर लिखा जाएगा तो बी ए के ऊपर लिखेगा, ए इसे एक्सेप्ट करेगा। ही गेव ए बिल फॉर द सेम ऑन 1 अगस्त। तो पहली ट्रांजेक्शन की तो एंट्री इन्होंने जिक्र करा ही नहीं कि कब माल बेचा कब नहीं बेचा, क्या हुआ, सीधे बिल लिखने की एंट्री है। तो ही गेव ए बिल फॉर द सेम ऑन 1 अगस्त, पेबल आफ्टर 4 months एट द बैंक ऑफ इंडिया, चांदनी चौक, दिल्ली। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल बी एंडोर्स्ड इट टू सी इन पेमेंट ऑफ हिज डेट। On 4 September, she discounted the bill at 12% per annum. The bill is made on due date. Pass the journal entry in the books of A, B and C. जहां तक ए की जर्नल की बात है, ड्रॉअर के जर्नल की बात है, तो पहली जो एंट्री बनेगी 1 अगस्त की जो एंट्री बनेगी, बी डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि उसने एक बिल को एक्सेप्ट किया है जो कि बी ने लिखा होगा, ए को भेजा होगा, ए ने एक्सेप्ट करके वापस किया होगा। तो जिस दिन एक्सेप्ट किया है वो है दिन 1 अगस्त को, बी डेबिट टू बिल्स पेबल। अब सीधे मैच्योरिटी डेट आएगी, क्योंकि 1 अगस्त को लिखा गया है, 4 महीने का बिल है, तो अगस्त खत्म, सितंबर खत्म, अक्टूबर खत्म, नवंबर खत्म, 1 दिसंबर आ गया, क्योंकि मंथ की बात है तो कोरस्पॉन्डिंग डेट आती है। 4 अगस्त है तो 4 दिसंबर, 5 अगस्त है तो 5 दिसंबर, तो यहाँ 1 अगस्त थी तो 1 दिसंबर। 1 दिसंबर के बाद आपको 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस के जोड़ने हैं, तो दिस इज दिसंबर 4। ये कोई पब्लिक हॉलीडे का केस नहीं है, तो दिसंबर 4 आ जाएगी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू
कैश या बैंक अकाउंट। जहां तक बी के जर्नल की बात है, जो कि इस क्वेश्चन में ड्रॉअर की भूमिका निभा रहा है, तो पहली एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। अब क्योंकि इसने एंडोर्स किया था, मैच्योरिटी डेट तक इसके पास नहीं है, तो एंडोर्समेंट की एंट्री हो जाएगी सी डेबिट। सी इसका क्रेडिटर था, सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग द बिल एंडोर्स टू सी। क्लियर है? जहां तक सी के बुक्स की बात है, तो जिस दिन इसे बिल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, क्योंकि सी की बुक्स में बी एक डेटर का काम कर रहा होगा, और सी के डेटर यानी कि बी ने ये बोला कि मैं आपको अपने बदले में, मतलब मैं पेमेंट नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मेरे पास एक एसेट है जिसका नाम बिल रिसीवेबल है, तो मैं आपको वो दे रहा हूं। तो एक तरह से एसेट के नाम चेंज हो गए, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी के नाम से इसमें एंट्री आ जाएगी। क्लियर? अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी ने इसे सितंबर 4 को डिस्काउंट करा लिया। तो आपने पिछले क्लास में एंट्री पढ़ी थी, जैसे ड्रॉअर डिस्काउंट कराता है, तो जिसके पास भी बिल है वो डिस्काउंट करा सकता है बैंक से, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो वही एंट्री जो है वो सी की बुक्स में काम करेगी। पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कट के आएगा, तो डिस्काउंट एक एक्सपेंडिचर है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब जो डिस्काउंट की अमाउंट है कैसे निकालनी है, मैंने आपको बता रखा है कि ड्यू डेट से जितने समय पहले भी आप बैंक से डिस्काउंट कराएंगे, उसका वो इंटरेस्ट काटेगा। 12% पर एनम के रेट हैं डिस्काउंट कराने के, क्योंकि 4 दिसंबर को पेमेंट मिलेगा बैंक को, और 4 सितंबर को आपने करा लिया, तो एक तरह से सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, 4 दिसंबर है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट जो है बैंक काटेगा। तो जब आप ये अमाउंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 8000 12% से है और 3 महीने का है, तो ये 240 आ जाएगा। तो 8000 में से 240 माइनस होंगे, तो 7760 जो है वो अमाउंट की प्राप्ति होगी सी को। तो जल्दी से बताइएगा बेटा, ये इलस्ट्रेशन भी आपको क्लियर है कि नहीं? ये इलस्ट्रेशन आपको क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताइए बेटा, अच्छी तरह से देख लीजिए। क्वेश्चन को माइंड में जरूर रखना है। जब मैं आपको समझाऊं तो जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है बहुत धीरे धीरे से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, पर आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई थी, क्या क्या इवेंट हुई थी। जहां पर भी दिक्कत लगे, परेशानी लगे, वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से देख सकते हैं। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये भी मिलता जुलता ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो भी हमारे फंडामेंटल एंट्रीज हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। ए डू ए 3 month बिल फॉर 10,000 अपॉन बी। ए ने बी के ऊपर एक बिल लिखा 10,000 रुपए का, जो टाइम पीरियड है वो है 3 months का। दिस बिल वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी। ये बिल जो है, ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, एक हल्का सा मैं चार्ट बना देता हूं। ए ने बी के ऊपर बिल लिखा है, तो ड्रॉअर हो गया और ये ड्रॉई हो गया, ये हो गया ड्रॉअर, ये हो गया ड्रॉअर और ये हो गया ड्रॉई। उसके बाद ए ने इसे एंडोर्स कर दिया सी को, सी ने एंडोर्स कर दिया इसे डी को, एंड हु इन टर्न एंडोर्स इन फेवर ऑफ ए टू डिस्चार्ज हिज ओन एक्सेप्टेंस। इसको समझने की जरूरत है, मैं अभी क्वेश्चन को समझाऊंगा कि कहना क्या चाह रहे हो। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो एंट्री बेहद ही सिंपल है। प्रिपेयर जर्नल ऑफ ए बी सी एंड डी। तो चारों की बुक में आपसे जर्नल एंट्री मांगी गई है। कोई नई सिचुएशन नहीं है, जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल मैंने आपको सिखाए हुए हैं उन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल पर इलस्ट्रेशन 6 है। नए कॉन्सेप्ट तो अभी आएंगे जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पहले उससे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। ए ने एक 3 महीने का बिल लिखा बी के ऊपर 10,000 रुपए का।
यानी कि उससे पहले की जो ट्रांजैक्शन थी वो भी क्वेश्चन में हटा ली गई है कि ए ने माल बेचा, तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो सीधे बिल लिखने की बात आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। जल्दी से बताइएगा बेटा ये क्लियर है या नहीं है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। अब ए के पास ये बिल है, ए के पास ये बिल है, तो अब इसे एंडोर्स किया गया सी के फेवर में, तो एंट्री आ जाएगी सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सी ने एंडोर्स करा डी को, तो सी ने एंडोर्स करा डी को, इसका कोई भी लेना देना ए के साथ नहीं है। तो सी ने एंडोर्स करा डी को, ये सी की बुक्स में तो आएगा, डी की बुक्स में भी आएगा, लेकिन ए और बी की बुक्स में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। लेकिन आगे बड़ा ध्यान से समझिएगा, हु इन टर्न यानी कि डी, हु इन टर्न एंडोर्स इन फेवर ऑफ ए टू डिस्चार्ज हिज ओन एक्सेप्टेंस, इसको समझना है। डी हु इन टर्न एंडोर्स इन फेवर ऑफ ए टू डिस्चार्ज हिज ओन एक्सेप्टेंस। ऐसा हुआ होगा कि ए ने डी के ऊपर भी एक बिल लिखा हुआ होगा और डी ने एक्सेप्ट किया होगा। आप ये क्यों समझते हैं? क्योंकि अभी तक हम क्वेश्चन जो करते हुए आ रहे हैं कि ए ने बी को माल बेचा और ए ने फिर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, तो क्या ए ने एक ही व्यक्ति को माल बेच रखा होगा? उसने हजारों व्यक्तियों को माल बेच रखा होगा, लाखों व्यक्तियों को माल बेच रखा होगा, और उनमें से कुछ लोगों के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ भी होगा। तो हर जगह वही एंट्री बनेगी कि पहले सेल्स की एंट्री बनेगी, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री बनेगी। अब होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो पता लगता नहीं है, अब ए ने बी को माल बेचा, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, एक्सेप्ट किया, ए ने डी को माल बेचा, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, एक्सेप्ट किया, तो सभी को बी आर अकाउंट डेबिट टू हम करेंगे, टू पार्टी, बी आर अकाउंट डेबिट टू पार्टी। लेकिन कौन सा किसके ऊपर लिखा हुआ है, तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, बी आर अकाउंट नंबर 1, बी आर 2, बी आर 3, जिससे पता लगता रहे कि आइडेंटिफिकेशन में ही रहे। यहाँ पर हमें कोई जरूरत पड़ती नहीं है, तो हम वो आइडेंटिफिकेशन करते नहीं है कि बी आर 1, बी आर 2, बी आर 3। लेकिन आप समझिए कि अगर मल्टीपल पार्टीज के ऊपर बिल लिखा हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है, तो आइडेंटिफिकेशन को करने के लिए हम 1, 2, 3 का यूज करते हैं, कुछ ना कुछ सिंबल हम बनाते हैं। तो डी ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है, तो जब डी को माल बेचा गया होगा और डी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया होगा, तो बी आर डेबिट टू डी लिखा हुआ होगा, यानी कि डी को पेमेंट करना है। अब क्या हुआ कि डी को एक बिल मिला सी से, ठीक है ना, अब डी को पेमेंट करना है, तो पेमेंट कैश की जगह वो बिल भी दे सकता है। तो इसने वही किया है कि डी हु इन टर्न एंडोर्स इन फेवर ऑफ ए टू डिस्चार्ज हिज ओन एक्सेप्टेंस। डी को इक्वल अमाउंट का होगा, यानी कि 10,000 रुपए का बिल है, तो डी को भी ए का 10,000 रुपए ही देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट न्यू टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ओल्ड। समझ लीजिएगा बात को, ये जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ये न्यू है, ये बेसिकली वो वाला है जो सी ने डी को, जो पहले वाला बिल चल रहा है, सी ने डी को दिया और फिर डी ने ए को दिया, ठीक है। और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ओल्ड, इस ओल्ड का मतलब ये है कि जो ए ने डी के ऊपर ओरिजिनली बिल लिखा होगा। आप ये मान के चलिए कि अगर डी उसका पेमेंट करता तो एंट्री क्या बनती, आप कंसंट्रेट कीजिए माइंड को, अगर डी ए का पेमेंट करता तो एंट्री बनती ए की बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो यहां पर वही है, कैश अकाउंट मतलब कैश अकाउंट डेबिट ना होके टू बी आर, ये वो वाला है। लेकिन क्योंकि कैश नहीं दिया बल्कि जो बिल डी को सी से प्राप्त हुआ था, तो वो बिल मिला है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट न्यू लिख दिया इसे आइडेंटिफिकेशन के लिए, टू बिल रिसीवेबल ओल्ड अकाउंट। ये एंट्रीज बनेंगी ए की बुक्स में। अब बात आती है बी की बुक में। बी को ये जो बीच में सब चीजें हुई हैं, इससे कोई लेना देना होता नहीं है ड्रॉई को, तो वो तो बड़ा सीधा सच्चा सा आदमी है। ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अभी तक कोई पेमेंट बी के पास मांगने तो पहुंचा नहीं है। ए ने एक बिल लिखा बी के ऊपर, ए ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, और वही बिल उठा के डी ने ए को दे दिया, तो बी को भी पेमेंट तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो इसलिए वो पेमेंट की एंट्री यहां नहीं है। सी की बुक्स में अगर बात करेंगे तो जब ए ने बी के ऊपर बिल लिखा और ए ने सी को दिया, तो सी की बुक्स में बनेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए
और सी ने वही बिल उठा के डी को दे दिया, तो डी डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। जहां तक सवाल जनरल का डी का है, तो जब सी ने डी को दिया होगा तो बिल रिसीवेबल टू सी, और डी की बुक में एक बिल पेबल भी था, जो मैं आपको बता रहा हूं कि ए की बुक में बी आर था, तो डी की बुक में वो बिल्स पेबल था। तो अगर उसका पेमेंट किया होता डी ने, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होता, लेकिन पेमेंट नहीं किया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू जो बी आर प्राप्त हुआ उसे सी से, वही बी आर उसने ए को दे दिया। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री इस तरीके से पास हुई है। तो जल्दी बताइए बेटा, फंडामेंटल प्रिंसिपल पर ही ये क्वेश्चन है, कोई नया कॉन्सेप्ट अभी तक इसमें आया ही नहीं है, केवल आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि बिल किस तरह से मूव होता है, किस तरह एंडोर्समेंट होता है, और एंट्री बनानी आ जाए। क्योंकि अगर आप एंट्री याद करेंगे तो 100% बता रहा हूं कि आप फंसेंगे जरूर कहीं ना कहीं। जरा सा भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ गए और आपको एंट्री बनानी नहीं आती, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने बदले में ए को दे दिया, तो एंट्री समझ नहीं आएंगी आपके। तो एंट्री बनानी आनी चाहिए आपको। जो हमने ए की बुक में बिल रिसीवेबल न्यू, बिल रिसीवेबल ओल्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, वो केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं और कहीं पे भी यूज नहीं करा, क्योंकि वहां पे उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ी है। तो ये इस तरीके से एंट्री इसमें पास होंगी। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, वो भी इलस्ट्रेशन नंबर 6 से ही मिलता जुलता है, उसी तरह के कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी हैं। A drew a 3-month bill for 10,000 upon B. This bill was endorsed in favor of C, who endorsed in favor of D, who in turn endorsed in favor of B to discharge his own acceptance. Prepare journal entry of A, B, C, D. इलेक्ट्रेशन 6 की तरह ही है, केवल यहाँ पर अब D ने जो एंडोर्स किया है वो ड्रोअर को ना करके ड्रोई को किया है, ठीक है ना। यानी कि बी और डी के बीच में भी कोई ट्रांजैक्शन पहले हो चुकी थी, तो उसको उसने एंडोर्स किया है। पहले उसने डी ने ए को एंडोर्स कर रखा था, केवल इतना सा अंतर है। तो जहां तक ए जब बी के ऊपर बिल लिखेगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, जल्दी से मेरे साथ पढ़िए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, और जब सी को एंडोर्स किया जाएगा तो सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कोई मैच्योरिटी पर पेमेंट मिलने की बात है ही नहीं इसमें, तो आप अपनी तरफ से करेंगे नहीं। जहां तक बी की बुक्स में बात है, तो ए डेबिट टू बिल्स पेबल होगा। इसके अलावा जब पेमेंट की बात आएगी तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये बिल रिसीवेबल आप समझ लीजिए क्या है, ये बिल रिसीवेबल है उसका जो बी ने डी के ऊपर लिखा होगा, जो डी ने बी के ऊपर लिखा होगा, तो उसके बदले में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल आ रहा है। दोबारा समझ लीजिए, ए ड्रो ए 3-month bill for 10,000 upon B. This bill was endorsed in favor of C, who endorsed in favor of D, who in turn endorsed in favor of B to discharge his own acceptance. यानी कि B ने D के ऊपर एक बिल लिखा हुआ होगा, D ने एक्सेप्ट किया होगा, तो D के लिए वो बेसिकली क्या है, D के लिए वो बेसिकली है बिल्स पेबल, और B के लिए वो क्या है, बी आर, ठीक है ना। तो क्योंकि उसे वो वाला बिल मिल रहा है, उसे बी को वो वाला बिल मिल रहा है जो बी के लिए बिल पेबल का काम कर रहा है। समझ लीजिएगा बात को, ये जो बिल्स जो बी को बिल मिल रहा है वो बी के लिए बिल पेबल का काम कर रहा है, तो इसलिए यहां पर वर्ड आया बिल पेबल। यानी कि बी को जो डी के हाथ में बिल है इस समय, उसका पेमेंट करना है, तो पेमेंट ऐसे ना करके उसने क्या किया, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बी आर। यानी कि जो उसके पास एक एसेट थी जो डी को पेमेंट देना था, वो अब उसने उसके बदले में अपने बिल का भुगतान सेट ऑफ कर लिया। तो जल्दी से बताइए बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये एंट्री क्लियर हुई या नहीं हुई। जहां तक सी की बुक्स की बात है, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू ए और डी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। जहां तक सवाल डी की बुक में है, तो बिल्स रिसीवेबल टू सी आएगा और बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल आएगा। तो ये जल्दी से बताइएगा बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अभी ये सब कुछ फंडामेंटल एंट्री चल रही है,
पेपर में इनसे लेना देना कुछ नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन जो भी क्वेश्चन आता है जो नेक्स्ट क्लास से हम लोग चालू करेंगे, तो उनमें इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। बिना इन फंडामेंटल एंट्रीज के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगली क्लास में हम मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि डिसऑनर ऑफ ए बिल। जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो एंट्रीज किस तरीके से मूव करती हैं, किस तरीके से पास होती हैं, उस अगली क्लास में आने से पहले आप अभी तक की जो क्लासेस हैं वो अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से जो एंट्रीज के कॉन्सेप्ट हैं उन्हें अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।